हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 53, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का पहला वीडियो है। तो बेटे ये फोर्थ चैप्टर का पहला वीडियो है। इसका मतलब हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेसन नंबर 4 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। और हमारे लेसन का नाम है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कार्बनिक रसायन का मूलभूत सार। तो आज हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करना है और ये हमारा फोर्थ चैप्टर का पहला वीडियो है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। आपको पता ही है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था और क्लास 12th में भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी। और आज बीएससी में भी हमें संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है। अब क्या होता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले एक सवाल ये होता है कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरत जरूर पड़ी होगी जिससे हमें संकरण को खोजना पड़ा। ठीक है, तो जरूरत कहाँ पड़ी देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। बीई, बी, सी एंड कई अन्य एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वे आपस में ओवरलैप करते हैं और उनके ओवरलैप करने से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनके कंपाउंड्स की शेप को एक्सप्लेन करते हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बेस पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। उसमें आपको क्यों नहीं हो सकती, चलो अच्छा देखते हैं क्यों नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। एग्जांपल, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न है। आपको पता है कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2 लिखोगे। आप 2p2 को लिखोगे 2px1, 2py1, 2pz0। कैसे देखो, नॉर्मली बच्चे लिखते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो p सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं ना। तो 3 ऑर्बिटल इसके यहां बनाता हूं मैं, देखो। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल हुए। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरेंगे, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, एक यहां और एक यहां। ये जो p का पहला ऑर्बिटल है इसे हम कहते हैं px, दूसरे को हम कहते हैं py और तीसरे ऑर्बिटल को हम कहते हैं pz। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह हुई कि हम चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दें 1s2, 2s2, 2p2, और 2p2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2px1, 2py1। ऐसे ही लिखा गया है, देखो 2px1, 2py1 और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने लिखा है 2pz0। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, कार्बन के जब इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखते हो और मैं आपको पूछता हूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और एक ये वाला, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, आपको पता है ना कि भाई इस तरह p के 3 ऑर्बिटल थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां था और एक यहां था। ये वाला इलेक्ट्रॉन था px में और ये वाला था py में। pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 ही तो हुए।
और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं तो कार्बन की वैलेंसी तो दो होनी चाहिए, पर क्या कार्बन की वैलेंसी दो होती है? नहीं होती। फिर उस समय साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन आता है, उत्तेजित अवस्था में ये कार्बन जब आता है, तो ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s में है दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, px, py और pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ कोई नहीं है। तो जब कार्बन आता है एक्साइटेड स्टेट में अर्थात उत्तेजित अवस्था में, तो जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के यहाँ आ जाता है इस तरीके से, और यहाँ से वो हो जाता है खत्म। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? चार। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुए? चार हुए। देखो क्या समझाया आपको, आपको समझाया कि जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा होता है 1s2 2s2 2p2। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूसरा है, s में एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन और p में तीन ऑर्बिटल और दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ यदि हम कहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप कहोगे दो। तो इस हिसाब से वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? तो वैलेंसी भी यहाँ दो होनी चाहिए, पर दो तो होती नहीं वैलेंसी इसकी। तो ये तो होती है ग्राउंड स्टेट। अब क्या हुआ? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया कार्बन, और एक्साइटेड स्टेट में आने से क्या हुआ? उत्तेजित अवस्था में आने से क्या हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है, ऐसा मानना था पहले साइंटिस्ट का। क्या हुआ कि s में तो बचता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाते हैं तीन इलेक्ट्रॉन, और बाकी 1s में दो ही हैं, 2s में एक बचा, और 2p में कितने हुए? तीन। तो ऐसी स्थिति में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हो आप कितने हैं, तो अब तो अनपेयर्ड ये हुए चार, और चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होगी? चार होगी। तो इस हिसाब से बताया गया, पहले पहले बताते थे ऐसे। पर सच्चाई क्या है देखो मैं बताता हूं आपको। यहां लिखा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं ग्राउंड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट कहते हैं तलस्थ अवस्था को, नॉर्मल स्टेट को। ग्राउंड स्टेट में कार्बन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन की वैलेंसी दो होनी चाहिए। बट कार्बन की वैलेंसी सभी कंपाउंड्स में चार होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। अब चार कैसे होती है फिर बताया, ऐसे होती है कि कार्बन की इस चार वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए यह माना जाता है कि 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यानी उत्तेजित होकर अपनी एनर्जी बढ़ाकर 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार का हो जाता है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। देखो यहाँ दो थे ना, और यहाँ कोई नहीं था, वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित हो गए यहाँ पहुंच गया 2pz में। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार। अब देखो यहाँ तक सही पहुंच गए ना आप। चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन चार बॉन्ड बना लेता है। p ऑर्बिटल से बने तीन बॉन्ड और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड s ऑर्बिटल द्वारा बना बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए। देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अर्थात दो टाइप के बॉन्ड बनने चाहिए। जब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, देखो हमें इस बात का पता चल गया, हम यहाँ पता लगा रहे हैं कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से इसकी तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया, वहां हम बात कर रहे। हम बात कर रहे कि आपका जो बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनके कंपाउंड्स को जब आप देखते हो तो कंपाउंड्स में इनकी हैसियत क्या है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसे समझने के लिए हम केवल ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते? उसका एक हमने एग्जाम्पल उठाया, और एग्जाम्पल उठाया कार्बन। इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन 6 हैं और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और यहाँ p में 3 ऑर्बिटल हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस हिसाब से तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2, जो होती नहीं है। अब वे यूं कह रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2, 2s1, 2p3। s में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो वैलेंसी कितनी होती है? 4। चलो जी, वैलेंसी तो आपने समझा दी कैसे 4 हुई, पर सवाल ये खड़ा होता है कि वैलेंसी तो 4 होगी, तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 वैलेंसी कैसे हुई? एक तो s ऑर्बिटल की वजह से और 3 p ऑर्बिटल की वजह से, ऐसे ही तो हुई ना। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन ने ये 4 बॉन्ड बना लिए, तो उसके 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो होना चाहिए अलग तरह का, जो s ऑर्बिटल के कारण होता है, और 3 बॉन्ड होने चाहिए अलग तरह के, जो p ऑर्बिटल के कारण होती हैं। यानी कार्बन जब 4 वैलेंसी दिखाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके चारों बॉन्ड 2 तरह के होने चाहिए, पर ये सच्चाई नहीं है। चारों बॉन्ड 2 तरह के नहीं होते। कार्बन के चारों बॉन्ड एक ही तरह के होते हैं। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि सर, जब इसमें हमें पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में है और एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग-अलग p ऑर्बिटल्स में है, तो क्या चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे ऑर्बिटल्स में हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे ऑर्बिटल में नहीं है, 2 तरह के ऑर्बिटल में है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। तो s और p ऑर्बिटल एक जैसे थोड़े ही हैं? नहीं है। है तो नहीं एक जैसे? तो इसने चारों बॉन्ड एक जैसे कैसे बना लिए भाई? इसे चारों बॉन्ड अलग-अलग तरह के बनाने चाहिए थे। एक बॉन्ड जो इसके द्वारा बनता, वो बॉन्ड तो कुछ अलग तरह का होना चाहिए था, और वे 3 बॉन्ड जो इनसे बनते हैं, वे अलग तरह के होने चाहिए। पर कार्बन के तो चारों बॉन्ड एक ही तरह के होते हैं। बताऊं कैसे? कार्बन का जो ये वाला बॉन्ड s वाला है, ये तो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए था। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, निश्चित दिशा तो नहीं होती, वो तो गोल होता है। और ये तीनों होने चाहिए थे डायरेक्शनल। p ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, क्योंकि आपको बताया यदि इस डायरेक्शन में p ऑर्बिटल है तो उसे आप कहोगे px, और इस डायरेक्शन में है तो आप कहोगे py, और इस डायरेक्शन में है तो आप कहोगे pz। ऐसे ही तो कहोगे, या फिर आप इसे pz कह सकते हो और इसे कह सकते हो py। तो p ऑर्बिटल की तो डायरेक्शन होती है, तो 3 बॉन्ड तो होने चाहिए थे डायरेक्शनल, और एक बॉन्ड जो s ऑर्बिटल से बनता, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, वो होना चाहिए था नॉन डायरेक्शनल। पर ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ हमारा पेंच फंस गया। यानी हम जो कंसेप्ट उस समय लगा रहे थे, वो पेंच जो है फंस गया, और इस फंसे हुए पेंच को निकालने के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब मैं फास्टली रिपीट करता हूँ, इस सारी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, BeBC एंड कई अन्य एलिमेंट्स के कंपाउंड को एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न है। क्या है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ग्राउंड स्टेट में कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। बट कार्बन की वैलेंसी सभी कंपाउंड्स में 4 होती है। अब 4 वैलेंसी कैसे होती है, इसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया था साइंटिस्ट ने। कैसे निकाला था? कार्बन की इस 4 वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए यह माना जाता है कि 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, यानी उत्तेजित होकर 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार का हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया यहाँ,
1s2 2p(x1 2p(y1 2p(z1)। अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब ध्यान से समझियो, 4 बॉन्ड उसने बना लिए। p ऑर्बिटल से बने 3 बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको पता है px, py और pz तीनों में आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो p ऑर्बिटल से बने 3 बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए एंड s ऑर्बिटल द्वारा बना बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो तो s ऑर्बिटल तो गोल होता है। अर्थात 2 टाइप्स के बॉन्ड बनने चाहिए। बनने तो चाहिए 2 तरह के बॉन्ड, 3 बॉन्ड एक जैसे और एक बॉन्ड अलग तरह का। बट देखा यह गया है कि कार्बन के ये चारों बॉन्ड सेम टाइप के होते हैं, एक जैसे होते हैं चारों बॉन्ड। तो गरारी फंस गई ना। ओवरलैपिंग तो हमें यूं बता रही थी कि 2 तरह के बॉन्ड बनने चाहिए, s ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाता है वो अलग तरह का होना चाहिए और p ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं हमें अलग तरह के होने चाहिए। पर कार्बन के चारों बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं। इसे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर हमें समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से यह समस्या सामने आई। समस्या सामने आई कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि उनके कंपाउंड में जब उनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स के बारे में हम पता करते हैं तो उन बॉन्ड्स की नेचर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बेस पर नहीं बता सकते। वहां हमारी गरारी फंस जाती है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस चीज की खोज हुई, हाइब्रिडाइजेशन की। अब सवाल खड़ा होता है अगला कि सर हाइब्रिडाइजेशन है क्या। अभी हम एक चीज देख रहे थे कि हमारे पास एक तो था s ऑर्बिटल और 3 थे p ऑर्बिटल और चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे थे और यूं कह रहे थे कि हमें चारों को बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल के लिए बॉन्ड बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसे युद्ध के मैदान में उतरना। मान लो हमारे पास हमारी सेना में हमारा जो टीम है जिसे किसी भी मैदान में उतरना है, किसी खेल के मैदान में या युद्ध के मैदान में, हमारी टीम में 4 खिलाड़ी हैं और चारों खिलाड़ी ऐसे हैं कि उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो उन्हें युद्ध के मैदान में या खेल के मैदान में उतारने से पहले हम उनकी तैयारी कराएंगे ना, या बिना तैयारी के ही उतार लेंगे कि हमने 4 बच्चों को स्कूल में से सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज में से, और चारों बच्चों को देख लिया कि ये चारों अच्छे हैं पर उनके पास खेलने की टेक्निक या युद्ध करने की टेक्निक में इक्वल एबिलिटी नहीं है। तो पहले आप उन्हें ट्रेंड करोगे ना, उन्हें तैयारी कराओगे पहले आप बहुत दिनों तक, और तैयारी कराने के बाद फिर युद्ध के मैदान में उतारोगे या खेल के मैदान में उतारोगे कि अब लड़ो, अब फाइट करो तुम, अब हमने आपको ट्रेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ। ये जो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनके लिए युद्ध का मैदान या खेल का मैदान है बॉन्ड बनाना। तो बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या करते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स। और मिक्स होने के बाद बिल्कुल सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल बनते हैं और सेम शेप वाले, एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम, आकार भी सेम, साइज भी सेम। जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक। अब यहाँ बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन होता रहता है कि सर मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही बात आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको यूं कह रहा कि हमने अभी एक s ऑर्बिटल देखा था, 3 p ऑर्बिटल देखे थे, टोटल 4 ऑर्बिटल थे और उन चारों ऑर्बिटल की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी शेप एक जैसी नहीं थी, एक जैसी शेप, एक जैसा आकार, एक जैसा साइज नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको यूं कह रहा कि उन 4 ऑर्बिटल को मेरे पास ट्रेनिंग पे छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और मैं जब ट्रेनिंग से उन्हें पूरा ट्रेंड कर दूंगा फिर उन्हें आप देखना चारों ऑर्बिटल्स को, चारों ऑर्बिटल्स का हुलिया बदल जाएगा। अब वे एक ही जैसे लगेंगे, एनर्जी भी उनकी बिल्कुल सेम हो जाएगी, उनका साइज भी, उनका शेप भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब मैं उन्हें फ्रेश ऑर्बिटल्स या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वे अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं।
तो सच्चाई ये है कि बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, आपस में मिलते हैं नहीं, और अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी को एग्जैक्टली सेम एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप एकदम समझ जाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मैं आपको कह रहा कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे पास ये है एक बर्तन, तो ये है, और एक बर्तन ये है। ध्यान से समझना बिल्कुल। मैं यहाँ बना रहा हूँ 3 बर्तन, या 3 बर्तन नहीं कहते तो ऐसा कह दो कि 3 ये इंक पोर्ट है, ठीक है? 3 इंक पोर्ट बना रहे हैं हम। ये बना दिए 3 इंक पोर्ट, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले इंक पोर्ट में भरेंगे। अब पहले इंक पोर्ट में भरते हैं ब्लैक कलर की इंक। इसमें हमने ब्लैक कलर की इंक भर दी, ठीक है? लिख दिया इसके नीचे ब्लैक, ठीक है? दूसरे इंक पोर्ट में हम भरते हैं रेड कलर की इंक। ये हमने भर दी रेड कलर की इंक। तीसरे इंक पोर्ट में हम भरते हैं ब्लू कलर की इंक। ये भर दी हमने ब्लू कलर की इंक। ध्यान से समझना बिल्कुल। और एक इंक पोर्ट मैंने और ले लिया, चलो 4 इंक पोर्ट लेते हैं। एक इंक पोर्ट और ले लिया। इसमें भरते हैं हम ग्रीन कलर की इंक। कैसे कलर की? ग्रीन कलर की इंक भर रहे, चलो, ठीक है? ये है ग्रीन। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 इंक पोर्ट जो आपके पास हैं, क्या इन चारों इंक पोर्ट में एक जैसा कलर है? जब आप इंक पोर्ट के अंदर रखते हो ना, तो कलर पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रिफिल लेने गया और बच्चे ने कहा कि ब्लू कलर का रिफिल दे दो मुझे अंकल, तो शॉप वाले ने ब्लू कलर का रिफिल दे दिया। वो उसकी इंक देख रहा है ऐसे, फिर उसे थोड़ा डाउट होगा कि ये ब्लू कलर है या ब्लैक है, वो कंफ्यूज रहेगा थोड़ा। फिर वो चला के देखेगा उसे एक पेपर के ऊपर, और जब चला के देखेगा तब उसे यकीन होगा कि हाँ ब्लू ही है। क्योंकि जब बहुत सारी इंक एक जगह इकट्ठी होती है ना, तो उसका कलर अप्रोक्सीमेटली ब्लैक की तरफ को दिखाई देता है कि हाँ ब्लैक ही होगा ये कलर। चलाने के बाद पता चलता है। इसी तरह यदि आप ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इन इंक पोर्ट को एक जगह रख दोगे ना, कहीं भी रख दिया आपने एक जगह, तो एक जगह रखने पर आप इनका एग्जैक्ट डिसीजन दूर से नहीं ले सकते यदि इसके ऊपर लेबल ना लगा हुआ हो, ठीक है? तो इनका कलर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लगभग बराबर। इनका कलर कैसा है? 4 इंक पोर्ट हैं, इनके कलर अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि एक चलाने पर ब्लैक चलेगी, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। अब मैंने आपको कहा कि एक काम करो, आप एक बड़ा बर्तन ले लो। तो आपने क्या काम करा? एक बड़ा बर्तन ले लिया इस तरह का। ये हमने बड़ा बर्तन ले लिया, चलो, ठीक है? और बड़ा बर्तन लेके हमने क्या काम करा? इस ब्लैक वाली इंक को भी इसमें उड़ेल दिया, और रेड वाली इंक को भी उड़ेल दिया, ब्लू वाली को भी उड़ेल दिया, और ग्रीन वाली को भी। चारों इंक इसमें भर दिया आपने, और यहां तक भर दिया आपने इंक, ये चारों पूरी जितनी भी आती हैं भर के अच्छी तरह मिला दी। मिलाने के बाद आपको पता है कि ये चारों इंक पोर्ट आपके खाली हो गए होंगे। मतलब जो इंक पोर्ट पहले यूज किए थे वही इंक पोर्ट है हमारे पास। पहला तो ये है, दूसरा इंक पोर्ट ये है, और तीसरा इंक पोर्ट ये है। वही इंक पोर्ट हमारे खाली हो गए। पहले जो कलर था वो अलग अलग था, ठीक है?
चारों इंक पोर्ट हमारे खाली हो गए। अब हमने ये तीनों इंक क्या करी, चारों इंक मिला दी। मिलाने के बाद मैं यूं कह रहा कि इसे मिलाने के बाद फिर दोबारा से भर दो इंक पोर्ट में, इधर इसमें भी भर दो, इसमें भी भर दो, इसमें भी भर दो। कर दोगे इस काम को? तो यहाँ जो अब आपको चारों इंक पोर्ट में इंक का कलर मिलेगा, क्या वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा या एग्जैक्टली सेम होगा? तो आप कहोगे कि सर अब तो कलर बराबर हो जाएगा। ये तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा कलर होगा। मतलब इन चार इंक पोर्ट में अलग अलग रंग की स्याही थी, लगभग एक जैसे रंग थे, बिल्कुल एक जैसे नहीं थे स्याही के रंग। अब आपने चारों को उड़ेल दिया, इसके अंदर मिला दिया, मिला के फिर दोबारा से आपने ये इंक पोर्ट भर दिए, चारों बर्तन भर दिए। अब बताओ इंक कैसी हुई? अब भी क्या इनके कलर अप्रोक्सीमेटली सेम है, लगभग बराबर है? आप कहोगे नहीं सर अब लगभग बराबर नहीं है, अब तो इनके कलर बिल्कुल बराबर हो गए, एकदम सेम, डिक्टो। समझ रहे हैं ना? एग्जैक्टली सेम कलर हो गए। तो जैसे कि ये इंक पोर्ट थी अप्रोक्सीमेटली सेम कलर वाली, और उन्हें आपने उनकी इंक को एक जगह इकट्ठा करा, और इकट्ठा करके फिर दोबारा से उनकी इंक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब आपके पास चार उतनी ही, पहले कितनी इंक पोर्ट थी? चार थी, ठीक है, मिलाने से पहले चार थी, और मिलाने के बाद जो नई इंक पोर्ट तैयार हो गई वो भी कितनी है? चार। संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, नंबर्स उतना ही है जितना पहले था अब भी है। पर पहले तो इनके कलर अप्रोक्सीमेटली सेम थे, और अब इनके कलर हो चुके हैं एग्जैक्टली सेम। बिल्कुल ऐसा ही होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ। कब होता है? जब होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना हो, और उसका मेन टारगेट हो कि मुझे सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है। एक आदमी कभी भी अटैक नहीं कर सकता इस तरीके से। एक आदमी से तात्पर्य मेरा एक ऑर्बिटल का है। यदि मैं यूं कहूं कि मेरे पास एक इंक पोर्ट है ब्लैक कलर की, और मुझे उसमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो एक इंक पोर्ट है ब्लैक कलर की, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। तो अकेले को आप किसके साथ मिलाओगे और किसके साथ बांट दोगे? वो एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कहावत तो सुनी होगी आपने। तो बिल्कुल जैसे इंक पोर्ट के साथ हुआ है ना, यहाँ तो हम इंक के कलर के बारे में बात कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी की और शेप की। जैसे वहां हमने एग्जांपल लिया था कार्बन का, उसके पास एक तो था एस ऑर्बिटल और तीन थे उसके पास पी ऑर्बिटल, जिन्हें युद्ध के मैदान में उतरना था, अर्थात बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना था। ऐसे ही तो थे में ऑर्बिटल, एक एस और तीन पी। पर क्या वे चारों ऑर्बिटल एक जैसे थे? बिल्कुल नहीं। उनका एनर्जी भी एक जैसा नहीं था बिल्कुल, उनका शेप भी एक जैसा नहीं था बिल्कुल। तो हमने सोचा कि यार इन्हें पहले एक जैसा बना दो, फिर इन्हें बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम छोड़ेंगे, यानी युद्ध के मैदान में छोड़ने से पहले इन्हें एक ही सांचे में ढाल दो सबको, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम कर दो और इनका शेप भी, साइज भी एग्जैक्टली सेम कर दो। तो नेचर यानी प्रकृति यानी एटम, वो अपने आप क्या करता है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिला देता है। जैसे हमने इन चार इंक पोर्ट को आपस में मिलाया और इनके कलर को एक जगह उड़ेल दिया, तो वो एनर्जी को एक जगह उड़ेल देता है, और एनर्जी को उड़ेल के सारे ऑर्बिटल हुए खाली, और खाली होने के बाद उन ऑर्बिटल्स में दोबारा एनर्जी भर दी। आप एनर्जी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को भी, इलेक्ट्रॉन शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर। तो दोबारा जब उनमें एनर्जी भरी जाती है ना, तो बिल्कुल सेम एनर्जी भरी जाती है, एग्जैक्टली सेम। अब वे जो नए ऑर्बिटल तैयार हो गया है, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी मिलावटी ऑर्बिटल। ना तो वो प्योर एस ऑर्बिटल है, ना वो प्योर पी ऑर्बिटल है। उसका नाम कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो इसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। बताओ समझ में आई क्या बात? जैसे इंक पोर्ट में हमने इंटरमिक्सिंग ऑफ इंक कलर्स करा, और फिर एग्जैक्टली सेम कलर के नए उतने ही संख्या में इंक पोर्ट प्राप्त करे, बिल्कुल ऐसे ही इंटरमिक्सिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज ऑर्बिटल, यानी लगभग समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले, लगभग समान आकृति वाले जब कक्षक आपस में मिलते हैं,
और उनसे संख्या में उतने ही एग्जैक्टली सेम एनर्जी और सेम शेप वाले नए ऑर्बिटल्स जो हमें प्राप्त होते हैं, इस घटना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। और जो नए ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं जिनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम होती है और शेप भी बिल्कुल सेम होती है, उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जब भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है तो आप इस इंक पोर्ट के एग्जांपल को अपने दिमाग में रखा करो। देखो, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना यानी मिल जाना, तथा सेम एनर्जी वाले एंड सेम साइज के उतने ही, यानी संख्या नहीं बदलनी चाहिए। यदि 3 साही की दवात पुरानी थी तो 3 ही नहीं मिलेंगी आपको। यदि 3 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको 3 ही मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करा था 3 ऑर्बिटल्स ने और मिल गए आपको 5, ऐसा नहीं होने का कभी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना तथा सेम एनर्जी वाले एंड सेम साइज के उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स का बनना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य मकसद पता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य मकसद है समानता लाना, इक्वालिटी लाना। मतलब ऑर्बिटल्स में जो भेदभाव है उस भेदभाव को खत्म कर देना कि अब तुम सब एक जैसे हो और मिलके फाइट करो, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल के बच्चों के साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर कैसे करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करते हैं कि स्कूल का एक नियम होता है कि यूनिफॉर्म में आना है। यूनिफॉर्म लगती है ना, यूनिफॉर्म इसीलिए लगती है क्योंकि कुछ बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे कॉलेज में, तो बहुत अमीर घरों के बच्चे होंगे, वे महंगे महंगे कपड़े पहन के आएंगे। और जो गरीब घरों के हैं वे सस्ते सस्ते पुराने कपड़े पहन के आएंगे, तो वे अलग दिखाई देंगे। तो उन सारे बच्चों की एनर्जी अलग अलग होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होगा, ठीक है। वे अलग अलग इंफीरियरिटी फील करेंगे। बहुत सारे बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपीरियरिटी दिखाएंगे। तो इसका मतलब वे सारे बच्चे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने वाले सेम कैटेगरी वाले नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, जिससे में बराबर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ तो हीन भावना का ही शिकार रहेंगे जो गरीब घरों के बच्चे हैं। तो इसमें हमने बच्चों को इक्वलिटी लाने के लिए क्या कंसेप्ट लाई? यूनिफॉर्म। एक जैसे कपड़े जब सारे बच्चे पहनते हैं ना तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन अमीर घर का है कौन गरीब घर का है, कौन हिंदी मीडियम बोर्ड का है कौन सीबीएसई बोर्ड का है, पता नहीं चलता उसमें। तो वो भी तो एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही है, समझ रहे हैं ना आप। बहुत सारे फंक्शंस में आप देखते होंगे कॉलेज के अलावा कि वहां एक ड्रेस कोड रख दिया जाता है कि आपको ये वाली ड्रेस ही पहन के आनी है। तो वो भी एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। नहीं तो जो अमीर आदमी है वे बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के आएंगे। समझ में आ रही बात? तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन ही है। देखो, यहाँ एक बात है बहुत बढ़िया, हमें पता चल गया, हमें एक बहुत बढ़िया बात पता चली जो पहले से आप पढ़ते आ रहे छोटी कक्षाओं से, कि अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना तथा सेम एनर्जी वाले एंड सेम साइज के उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स का बनना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होने वाले न्यू ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ध्यान रखना है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वे बिल्कुल एक जैसे होंगे, फिर वहां एस और पी की बात नहीं होगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स द्वारा बने बॉन्ड्स प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल्स द्वारा बने बॉन्ड से अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब मान लो मैं आपको कहूं कि एस और एस के बीच ओवरलैपिंग हुई और एक बॉन्ड बना, या एस और पी के बीच ओवरलैपिंग हुई, प्योर एस और प्योर पी का मतलब है कि ऐसा एस ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया वो अनहाइब्रिडाइज्ड एस ऑर्बिटल है, यानी प्योर एस ऑर्बिटल, उसने कोई बॉन्ड बनाया। और एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से यानी प्योर ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर लिया। जब भी कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है ना, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। और वो बॉन्ड पता कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड।
हमेशा ध्यान रखना, जो बात बोल रहा हूं पत्थर की लकीर है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो बिना हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स, वे बनाते हैं पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। देखो यहां लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स द्वारा बने बॉन्ड्स प्योर s एंड p ऑर्बिटल्स द्वारा बने बॉन्ड से अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, अर्थात हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये बात पत्थर की लकीर है बिल्कुल, कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता ही है। कार्बन के द्वारा बने ये चारों न्यू बॉन्ड्स एक टेट्राहाइड्रल के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होते हैं। यानी कि कार्बन ने ये जो 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये कार्बन है, और इसने बनाए कितने बॉन्ड? 4। एक बॉन्ड तो ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। अब यदि मैं इन सारे कोनों को आपस में मिला दूं इस तरीके से, इसे इससे मिलाया, इसे इससे मिलाया, तो ये बनता है एक टेट्राहाइड्रल। क्या बनता है? चतुष्फलक कहते हैं, 4 फलक होते हैं इसके। ठीक है, यहां से इसे हम ऐसे भी मिलाएंगे, ऐसे। ये चतुष्फलक है। अब इस चतुष्फलक को बच्चे समझ नहीं पाते, क्या है सर, हमारी समझ में नहीं आ रहा चतुष्फलक क्या है। देखो मैं बताता हूँ क्या है चतुष्फलक। अभी मेरे पास यहाँ बहुत सारे पेन भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है एक ही पेन है मेरे पास। चतुष्फलक ऐसा होता है, देखो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, चतुष्फलक कैसा होता है। मान लो हमारा ये कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम के ऊपर एक बॉन्ड है इस तरीके से। ये जो ऊपर एटम जुड़ा हुआ दूसरा जो भी होगा, ये बॉन्ड ऐसा मान लो कि बोर्ड से बाहर आ रहा है बॉन्ड, मतलब आपको तो दिखाई दे रहा कि नीचे से ऊपर जा रहा, पर आप इस बॉन्ड को मान लो कि ये बॉन्ड जो है ना, हमारे बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ का मतलब आपकी तरफ। ठीक है, और इसमें एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड ये है। इन तीनों बॉन्ड को ध्यान से देखो, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन तीनों बॉन्ड को जब आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है। ट्राइपॉड स्टैंड का मतलब 3 पैरों वाला स्टैंड है। ये जो 3 बॉन्ड नीचे की तरफ बनाए ना, ये 3 पैरों वाले स्टैंड के जैसे ही हैं। 3 पैरों वाला स्टैंड है ट्राइपॉड स्टैंड, और उसके ऊपर एक ऊपर है बॉन्ड, बिल्कुल ऐसा शेप होता है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक। चतुष्फलक पता क्यों कहते हैं? इसके 4 फलक हैं। एक फलक मैं आपको दिखाता हूं। आप किसी प्लेन को यहां से, दूसरा कलर का लो पेन, आप किसी प्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे, ऐसे और ऐसे रख सकते हो, ऐसे। देखो यहां, ठीक है, सीधी लाइन खींचता हूं, चलो सारी सारी लाइनें सीधी खींचते हैं, फिर उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो एक बॉन्ड तो होगा ऐसा, ठीक है, दूसरा बॉन्ड होगा ऐसा, मतलब वो बॉन्ड तो ऊपर है और नीचे में ट्राइपॉड बनाऊंगा, एक बॉन्ड ऐसा होगा, और एक होगा थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। अब देखो, अब ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको ट्राइपॉड बनता हुआ। अब मैं आपको बता रहा कि इसमें कितने फलक होते हैं? 3, 4 फलक होते हैं। यानी आप 4 प्लेन इसके ऊपर रख सकते हो। जैसे नीचे के तीनों पॉइंट देखो, इनके ऊपर एक प्लेन रखने की कोशिश कर रहा मैं। कहाँ होगा ये? यहाँ, ये था। एक प्लेन तो ये रख दिया हमने, थोड़ा दोबारा रखने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सही। एक प्लेन तो हमने, फिर उठ गया यहां से, जहां जाना चाहिए वहां जा नहीं रहा। देखो चलो यहीं रख दो। एक प्लेन बना रहा मैं, ध्यान से देखना आप जरा। इसे मैं इससे मिलाता हूं और इसे मिलाता हूं इससे। देखो अब रेड कलर का आपको एक प्लेन नजर आ रहा होगा, रेड कलर का प्लेन देख पा रहे हो आप? ये प्लेन है रेड कलर का नीचे।
एक फलक तो ये हो गया। बिल्कुल ही एक ऐसा फलक जो है इस तरफ भी तो बनेगा, यहाँ से लेके एक प्लेन आप यहाँ एक ट्राइंगुलर प्लेनर आप यहाँ भी रख सकते हो। देखो एक प्लेन ये बन गया, देख रहे हो आप। और ऐसा ही एक प्लेन आप रख सकते हो, कलर चेंज करो इसका, ये कर लो। एक प्लेन आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ, और ये तो है ही एक, और ये भी है। तो इसमें कितने प्लेन नजर आ रहे हैं आपको? एक तो इसके बॉटम पे हो गया, भाई ये जो ट्राइपॉड है इसके बॉटम पे प्लेन हुआ नहीं है, एक प्लेन तो इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब दो प्लेन, एक तो इधर होगा प्लेन, एक इधर होगा, एक मेरी तरफ होगा। तीन प्लेन सरफेस तो यहाँ हुए, एक प्लेन सरफेस होगा नीचे। तो ये जो तीन प्लेन सरफेस हुए, हर एक प्लेन सरफेस को हम कहते हैं फलक या फेस। तो इसमें चार फलक होते हैं, तीन तो इसकी दीवारें हैं और एक है इसका फर्श, इसलिए इसे कहते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होता है ये शेप। कैसा होता है टेट्राहेड्रल? देखो यहां लिखा हुआ है कि, यहां लिखा हुआ है, इसे भी मिटाता हूं पहले। यहां लिखा हुआ है कि कार्बन के द्वारा बने ये चारों न्यू बॉन्ड्स एक टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होते हैं। ये है टेट्राहेड्रल, नीचे बनाया हमने, और एक बॉन्ड इस कॉर्नर पे गया, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, ठीक है। तथा दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ध्यान रखना है 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है। और किस तरह हुआ देखो हाइब्रिडाइजेशन, एक तो था s ऑर्बिटल, तीन थे हमारे पास p ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? चार। चारों ऑर्बिटल आपस में मिले, और देखो इसकी शेप कैसी थी, इनकी शेप कैसी थी, पर यहाँ ऑर्बिटल कुछ अलग ही शेप के बने, चारों एक जैसे बन गए। एक ऑर्बिटल तो ये बन गया ऊपर, एक ऑर्बिटल कहाँ बना? ऊपर बना, ये। अब बताओ, एक ऑर्बिटल ये बना, एक ऑर्बिटल ये बना, और एक ऑर्बिटल ये बना। और इन ऑर्बिटल का डायरेक्शन कहाँ हुआ? एक ऐसे हुआ कि ये तीनों जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं ये तो ट्राइपॉड बन रहा है, और ऊपर एक इसका ऊपर बीम बन रहा है। तो इसके, ये जो मैंने यहाँ हल्की सी लाइन खींच रखी है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हमें बता रहा है। अब मुझे यूं बताओ कि इन चारों ऑर्बिटल की शक्ल देख लो आप, क्या इनकी शक्ल देख के आप पहचान सकते हो कि इनमें से कौन सा s ऑर्बिटल है? नहीं पहचान सकते। देखो जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो चार ही ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा था इन चारों ने, और यही चार ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। पर उन्हें आप फिर इन नामों से नहीं पुकारोगे, ये चारों ऑर्बिटल के एक ही नाम है इनके, इनके नाम है sp3 ऑर्बिटल। इन्हें आप sp3 ऑर्बिटल कहोगे क्योंकि एक s था और तीन थे p। मतलब ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी और ये भी। अब ये अलग अलग नहीं रहे, अब ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज बतानी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिखेंगे, यहाँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ बॉन्ड एंगल, और यहाँ एग्जांपल। जैसे यदि कोई मॉलिक्यूल में कोई एटम sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो समझ गए, जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हो। मान लो एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, इन्हीं दो ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाने हैं, सिग्मा बॉन्ड इन्हें दो को ही बनाने हैं। तो ये दोनों क्या सीधे जाके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे? नहीं, पहले इन्हें अपनी एनर्जी इक्वल करनी पड़ेगी, इन्हें इंटरमिक्सिंग करनी पड़ेगी, आपस में मिलेंगे, एनर्जी को एग्जैक्टली सेम करके, इनमें एनर्जी जब डिवाइड होगी दोबारा से मिलने के बाद, तो इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, ठीक है, और इनका शेप साइज भी एक जैसा हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ये दोनों एक जैसे जब हो गए, तो मैं पहले वाले को भी कहूंगा sp ऑर्बिटल और दूसरे वाले को भी sp ऑर्बिटल कहूंगा, ठीक है। तो जब sp s और p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का।
एग्जाम्पल CO2, BeF2 और C2H2, ये हमने पढ़ रखे हैं पहले भी, और कल भी मैं बहुत पढ़ाऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, कौन सा हो, sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 3, एक तो s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल। तो इनका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। कैसा होता है, ट्राइगोनल कह दो या ट्राइंगुलर कह दो। एंगल होता है 120 डिग्री का। एग्जांपल है BF3, SO2, C2H4, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं आपने 11th में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप या स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जांपल CH4, CSCl3, SiF4। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री के होते हैं। एग्जांपल PCl5। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर और इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। एग्जांपल है NiCN(4) -2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे। एग्जांपल है SF6। अब कुछ एग्जांपल हम लेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल समझते हैं मीथेन। मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ऐसा शेप होता है इसका टेट्राहेड्रल। एंगल होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखो इसमें होता क्या है, बस एक बात समझनी है आपको। कार्बन के पास हम जो बात कर रहे थे ना अभी, ये अभी जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था कार्बन का ही लिया था। कार्बन के पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में, एक तो ऑर्बिटल s है, उसमें से एक तो s ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल है p, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एनर्जी को बराबर करेंगे अपनी, यानी अब हमें चारों ऑर्बिटल जो मिलेंगे उनमें से अलग अलग उनके नाम नहीं होंगे कि किसी को आप s कह रहे, किसी को p कह रहे। आप चारों को कहोगे sp3 ऑर्बिटल्स। समझ रहे इस बात को। जब में हाइब्रिडाइजेशन उनमें नहीं हुआ था तो उन चारों में से एक का नाम तो था s ऑर्बिटल और 3 के नाम थे p ऑर्बिटल, px, py, pz। अब वे आपस में मिल गए, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया और हाइब्रिडाइजेशन होने से हमें नए 4 ऑर्बिटल मिले होंगे ना। वे जो नए 4 ऑर्बिटल मिले होंगे उनकी एनर्जी बराबर होगी और उनका शेप साइज भी इक्वल होगा। अब उन 4 ऑर्बिटल को अलग अलग नाम नहीं बोलना आपको, वे तो चारों सेम एक एनर्जी के, एक शेप के होंगे, तो अलग अलग नाम क्यों होगा उनका। अब उन चारों को आप sp3 ऑर्बिटल कहोगे। क्या कहोगे, sp3 ऑर्बिटल। तो ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। तो कार्बन के तो चारों sp3 ऑर्बिटल टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हैं और ये चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो पिंक कलर के बना रखे हैं हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल हैं, s, 1s कह दो या s कह दो। और ब्लू कलर के जो बना रखे हैं ये कौन है, ये हैं चारों में ऑर्बिटल जो अब अलग अलग नहीं रहे, ये अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए, इनका नाम है sp3 ऑर्बिटल। तो यहाँ जो बॉन्ड बना ना उसमें ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाले ऑर्बिटल का नाम क्या बताओगे आप, sp3। और ये क्या है, हाइड्रोजन का s, sp3s, sp3s, sp3s। और आप देख रहे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, सिर से सिर मिला के इनमें अतिव्यापन हो रहा। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। बस ये बात समझनी है आपको। आप इस बात को लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, 4 है ना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके 4 sp3s सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो sp3s ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, पर जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पूरे को आप कहोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसका नाम है sp3s। ये भी sp3s है, ये भी sp3s है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है
कि कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके 4 sp3s सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसलिए कहा क्योंकि जो ओवरलैपिंग हुई वो हेड टू हेड हुई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। लोन पेयर तो कार्बन के पास कोई है नहीं, इसलिए ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन 4 + 0 = 4 ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता ही है एक s का 3 p है, 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का 3 p है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 CH4 में। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। अभी टेबल एक सारणी पढ़ाई थी ना मैंने आपको, एक टेबल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, इथाइलिन की, जिसे एथिलीन भी कहते हैं कुछ बच्चे। फार्मूला है C2H4, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन इधर। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। ये कार्बन जो है ना, ध्यान से समझना, इस कार्बन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इस केस में। और होता क्या है कि एक तो ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला, और एक ये और एक ये, यानी इनमें 3 ऑर्बिटल ये दिख रहे हैं ना जिन्हें मैंने डॉटेड कर रखा है। इसमें कार्बन का एक तो s ऑर्बिटल था, 2 थे p। टोटल 3 ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। 3 ऑर्बिटल लेते हैं सिर्फ हिस्सा, ध्यान रखना। कार्बन का इस ऑर्बिटल ने, इस ऑर्बिटल ने और इस ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था। इनमें से एक s ऑर्बिटल था, 2 थे p। पर जब हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, अब नए ऑर्बिटल जो बने हैं, मैं इसे भी sp2 कहूंगा, इसे भी sp2, इसे भी sp2। इसी तरह इस कार्बन के sp2 sp2 sp2। तो 3 ऑर्बिटल तो इसके हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और 3 इसके हैं। तो 3 ऑर्बिटल हैं तो एक s का होगा, 2 p के होंगे, बस ऐसा ही तो होगा। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये इनमें से 2 तो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जो दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ sp2 के साथ ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां समझना है आपको, सिग्मा बॉन्ड जो है इस कार्बन ने कितने बनाए? 3 बनाए। इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड तो बनाया दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जब भी तो उसका नाम अजीब है, sp2 ऑर्बिटल। अब यदि कोई बच्चे से किसी को कह दिया जाए s ऑर्बिटल, हाँ जी समझ में आ रहा, p ऑर्बिटल समझ में आ रहा, d ऑर्बिटल समझ में आ रहा, px py pz ऑर्बिटल समझ में आ रहे, और यदि उसे कह दिया जाए sp ऑर्बिटल, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई sp ऑर्बिटल क्या होता है? या तो तू s ऑर्बिटल बोल या तो तू p ऑर्बिटल बोल, sp ऑर्बिटल का क्या मतलब है? तो उसे समझाना पड़ेगा कि भाई sp ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल, वो है जब एक s और एक p आपस में मिलकर अपनी एनर्जी को दोबारा बांट के बराबर कर लेते हैं, तो अब उन दोनों ऑर्बिटल में कोई अंतर नहीं रहता। उनमें से पहले वाले को भी आप sp ऑर्बिटल कहोगे और दूसरे वाले को भी आप sp ऑर्बिटल ही कहोगे, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये sp ऑर्बिटल और इसका भी sp ऑर्बिटल, दोनों में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इसका sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और ऐसे ही कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 3 सिग्मा बनेंगे। अब कार्बन का एक ऑर्बिटल pz, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इस कार्बन का pz इस कार्बन के pz के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे यूं। और पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। यहाँ लिखा हुआ है पाई बॉन्ड, ये यहाँ क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का तीर ऊपर है, पाई बॉन्ड का नीचे है यहाँ। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, उनमें से 1 2 3 तो सिग्मा है और एक ये वाला क्या है? पाई, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स
एंड एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है। ईच कार्बन के बॉन्ड्स, हर एक कार्बन के बॉन्ड 4 हैं, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड है। पहला सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? दोनों कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। देखो sp2 ऑर्बिटल में दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो सिग्मा बॉन्ड तो बनाएंगे। दोनों कार्बन के, यहां लिखा हुआ है पहला सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, दोनों कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा। दूसरा और तीसरा सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ये। और पाई बॉन्ड कौन सा है, दोनों कार्बन एटम्स के pz ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लॉन पेयर 0 हैं, ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हैं, एक s का 2 p के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। अब लास्ट एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, एसिटाइलिन या एसिटिलीन कहते हैं इसे, C2H2। ये है, देखो स्ट्रक्चर आपके याद होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। कार्बन को ध्यान से देखो, इसने हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ इसके 2 ही ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, जिसमें से एक s ऑर्बिटल था, एक p। s और p ऑर्बिटल जब आपस में मिलके इक्वल एनर्जी वाले 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो इस ऑर्बिटल का नाम भी sp ऑर्बिटल होगा, इसका नाम भी sp होगा। ठीक है, बाकी इस कार्बन का एक ऑर्बिटल ये है pz, इसने संकरण में हिस्सा नहीं लिया, और एक ये है py, इसने भी संकरण में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा ही यहां हुआ है pz और py के साथ। संकरण में इसके 2 ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया जो मैंने पिंक कलर के बना रखे, और इसके भी 2 ही ऑर्बिटल में हिस्सा लिया जो पिंक कलर के बना रखे। अब देखो इसका ये वाला ऑर्बिटल क्या है, sp, और इसका क्या है, sp ऑर्बिटल। तो दोनों कार्बन के sp ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन के sp ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही यहाँ होगा। और ये pz, पहले कार्बन का pz दूसरे कार्बन के pz के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। पहले कार्बन का py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटल से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, देखो ये भी तो पैरेलल ही होगी ओवरलैपिंग, और ये भी, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए इस ट्रिपल बॉन्ड में, ये जो दिखाई दे रहा ना ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है। ठीक है, बीच वाला सिग्मा और दोनों तरफ वाले पाई कह सकते हो आप। देखो जरा, ईच कार्बन के पास टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4, 2 सिग्मा है, 2 पाई। पहला सिग्मा कौन सा है, दोनों कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। दूसरा सिग्मा कौन सा है, कार्बन के sp व हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। यह है दूसरा, कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s। ठीक है, पहला पाई बॉन्ड कौन सा है, दोनों कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग जो हुई है। सेकंड पाई बॉन्ड कौन सा है, दोनों कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड py ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ये बताने हैं आपको, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से जो नए ऑर्बिटल बने उनका नाम बताना है, और वे ऑर्बिटल कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड बना रहे, कौन कौन से पाई बॉन्ड बना रहे, वो बताना है। और ये बात जरूर लिख देनी है, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी कराई थी। ईच कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 2 है, लॉन पेयर 0 है, तो टोटल ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वे 2 हैं। 2 ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि 2 ऑर्बिटल में एक s का होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा। स्ट्रक्चर sp ऑर्बिटल का लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। कल को मैं आपको बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।